हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग कोनिक सेक्शन का अपना लास्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हाइपरबोला। और हाइपरबोला में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ें जो हमने पहले से कर रखी हैं एक बार उसको देख लेते हैं, जो कि हमने कोनिक्स के आइडेंटिफिकेशन वगैरह के टाइम पे आपने देख रखा होगा। एक बार फिर से उसे वापस से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, फॉर अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है वो तो सभी को पता ही है, बट फिर भी एक बार लिख लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो टू रिप्रेजेंट हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात कब क्लियर होगी? ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डेल्टा क्या है ये भी आपको पता है, डेल्टा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या रिक्वायरमेंट है? एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो जब आप हाइपरबोला की बात करते हो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आता है। जब आप इलिप्स की बात करते हो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका नेगेटिव आता है। और तीसरा केस जब आप एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी लेते हो तो वो पैराबोला के केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, इन तीनों के लिए जरूरी सबसे पहले क्या है कि डेल्टा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर डेल्टा ही जीरो हो गया तो फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक फिक्स लाइन। ठीक है, तो अगर लोकस के टर्म्स में हम देखेंगे तो ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस है हाइपरबोला, जिसके लिए अगर देखा जाए कि P ये S है आपका, ठीक है, फिक्स पॉइंट, और ये है आपका फिक्स लाइन L। तो P अगर कोई ऐसा पॉइंट हो सो दैट कि PS अपॉन PL, ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो है PS बाई PL, पैराबोला में 1 होता था, इलिप्स में 1 से छोटा होता था, और यहाँ पे ये आपका 1 से बड़ा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो जो है आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। और इसके अलावा अगर, अच्छा, इसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ये भी बात साथ ही में क्लियर हो गई है। और अगर देखा जाए और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अब थोड़ी नई चीजें। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर देखें आप तो हाइपरबोला के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपके बिल्कुल सिमिलर होंगे जो आपका इलिप्स में था। ठीक है, इवन कई सारे फॉर्मूले भी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, के टर्म्स कौन कौन से होंगे? तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अब वो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आई। ठीक है, वो आप डायरेक्टली यूज करना है आपको कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की अपने लिए है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आप इसमें से देखिए, इसको हम ऐसे भी ट्रीट करेंगे आगे चल करके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है, इसको एक इलिप्स का फॉर्म देने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं कि इलिप्स बन गया, इलिप्स का फॉर्म देने की कोशिश करी है, जहां पे बी स्क्वायर, तो इलिप्स में यहाँ पे बी स्क्वायर होता था, उसकी जगह पे माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कई सारे फॉर्मूलों में आगे जाकर के आप देखोगे टेंजेंट के लिए, है ना, जो आपका मतलब बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनमें आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करके आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इलिप्स का अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, इलिप्स के लिए फॉर्मूले याद हैं, तो हाइपरबोला में बस इतना करना होगा कई बार कि बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर प्लेस करना होगा। ठीक है, इतनी बात। अब आइए इसके डिफरेंट टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होते हैं, जैसे फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इन सब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक बार को कर्व बनाने की कोशिश करें तो कर्व आपका कुछ इस तरीके का आएगा।
ये आपके पास मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। तो ये ऐसा और सिमेट्रिक टाइप का रहेगा। कुछ इस तरीके का आपके पास ये कर्व आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज, ये ऐसा नहीं है कि ये दो पैराबोला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दो पैराबोला है अलग अलग, ठीक है, ये पैराबोला नहीं है, ये हाइपरबोला की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर मैं इस कर्व को बनाना चाहता हूं तो एक्स वाई के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स वाई के इधर वाले भी सारे पॉइंट्स और इधर वाले भी सारे पॉइंट्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा सोच लो कि दो पैराबोला का ये मिक्स्ड इक्वेशन है, नहीं, दो पैराबोला है ही नहीं। दो पैराबोला का अगर मिक्स इक्वेशन होता तो सोचो खुद से कि पैराबोला खुद सेकंड डिग्री का है, और अगर उनका ज्वाइंट इक्वेशन लिखते दो पैराबोलास का अलग अलग, तो उनका प्रोडक्ट क्या बन जाता, एक पैराबोला सेकंड डिग्री का इंटू दूसरा पैराबोला भी सेकंड डिग्री का, तो 4 डिग्री की इक्वेशन बनती है कि नहीं है। तो ये तो सेकंड डिग्री का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दो अलग अलग पैराबोला नहीं है, ठीक है। और ये कर्व की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग होंगी, ठीक है। दिखने में आपको एक बार को लग सकता है कि ये पैराबोला जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पैराबोला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये क्या होता है, इसमें दो टर्म्स हम एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है एसिम्पटोट्स। ठीक है, ये लाइन है आपकी, ये लाइनें कौन सी लाइनें हैं, तो ये है आपके, एक लाइन है आपकी x बाई ए, मतलब अगर कहा जाए टर्म्स क्या है ये, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, एसिम्पटोट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट पे जो लाइनें टच करेंगे, क्रूडली अगर कहें, ठीक है। एक्चुअली ये टच नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं या इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे कर्व और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस आपकी लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है इनफाइनाइट पे जाकर के, काफी आगे जाकर के कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस आपस में 0 के बराबर हो जाए, और उस समय ये टेंजेंट का काम करेगा, लेकिन एक्चुअली ये टेंजेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइन और ये कर्व कभी टच नहीं करेंगे, ठीक है। सेम वही लाइन इधर भी कंटिन्यू हुई है, और इसी तरीके से ये दूसरी लाइन है जो कि इस समय हमारे पास एसिम्पटोट का काम कर रही है, ठीक है। तो अच्छा, पैराबोला में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर से वही बात कि ये पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला में तो कोई भी लाइन आप खींचो कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्शन मिलेगा या फिर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता था कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी कम होती जा रही है, एसिम्पटोट्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो एक तो टर्म यही हो गई आपकी सबसे पहले, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। एक स्ट्रेट लाइन इसमें से कौन सी है, तो फैक्टर है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है आपके पास x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपके हो गए एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के बाद ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज थी यहाँ पे, बाकी हम पुरानी चीजों पे वापस लौटते हैं जो हमने बाकी कर्व्स के लिए पढ़ी थी, जैसे फोकस, ठीक है। अच्छा, फोकस वगैरह पे जाने के पहले एक बार डायग्राम के बारे में सोचें हम। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर आप देखिए कि यहां से आप ये देख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर की बात अगर मैं करूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा लिखा जा सकता है, इसी को लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी तो 1 से बड़ी ही होगी ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पॉजिटिव तो है ही, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इंटू समथिंग ग्रेटर देन 1। तो अगर ए स्क्वायर को 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटकम क्या आएगा, ए स्क्वायर से बड़ा आएगा।
तो एक्स स्क्वायर आपका हमेशा कैसा होगा, ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर से बड़ा। और इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यूज कौन सी पॉसिबल होंगी, या तो देखिए माइनस ए से ए के बीच में तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उस समय तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर x मेरा माइनस ए और ए के बीच है तो एक्स स्क्वायर मेरा कैसा होगा, ए स्क्वायर से छोटा होगा। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर कैसा चाहिए, ए स्क्वायर से बड़ा चाहिए। तो ये चीज आपको यहां पे मार्क करनी होगी कि आपका जब y 0 है तो x अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जब y को 0 रखेंगे, और इस समय ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a, 0, अगर a पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं मैं, और यहां पे कितना आ जाएगा, -a, 0। तो आप देखिए बीच का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है, इधर के पोर्शंस आएंगे, इधर की वैल्यूज होंगी या फिर इधर की वैल्यूज होंगी। x कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेगा जो कि इस -a और a के बीच में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो यही हमारे हो जाते हैं वर्टाइसेस, ठीक है, ये हमारे वर्टाइसेस हैं v1 और v2, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इसकी बात करते हैं, ये आपका जो ये है और ये है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, तो इलिप्स में इन दोनों को क्या बोलते थे, इस तरीके की चीजों को हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते थे। यहाँ पे मेजर माइनर की जगह हम नाम बदल देते हैं, इसका ट्रीट वैसे ही करेंगे लेकिन नाम बदल देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि आपके पास ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, जो वर्टाइसेस को ज्वाइन करती हुई लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे फोकस भी इसी पे लाई करेगा, मेजर एक्सिस की जगह एक तरीके से ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस कह लीजिए, है ना, या फिर फोकाई कह लीजिए, ठीक है, फोकस को भी ये ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, और अगर इसकी बात मैं करूं तो इसी लाइन पे फोकस भी आपका एग्जिस्ट करेगा। वर्टेक्स तो आपने बना ही लिया है, ठीक है, फोकस जैसे पहले होता था वैसे ही है अभी भी। क्या है ये, AE, 0, और इधर है आपके पास -AE, 0। इसको आपने S1 बोल दिया, इसको आपने S2 बोल दिया, ठीक है। अब चाहे V1 V2 सेगमेंट का हो या S1 S2 सेगमेंट का हो, इस सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या V1 V2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहलाता है हमारा, पहले माइनर एक्सिस कहते थे, अब उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये जो हम किसकी बात कर रहे थे, इस S1 S2 सेगमेंट की या V1 V2 सेगमेंट की, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, पहले क्या होता था, यही कहलाता था आपका माइनर एक्सिस, अब क्या कहेंगे उसको, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो माइनर एक्सिस को किसने रिप्लेस कर लिया, कॉन्जुगेट एक्सिस ने। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 कह लीजिए या फिर V1 V2 कह लीजिए, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब इलिप्स और इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि पहले जब आप इलिप्स बनाते थे तो आपको सीधा दिख जाता था कि आपका माइनर एक्सिस कहां पे एंड होता है, जहां पे वाई एक्सिस को, अगर मैं स्टैंडर्ड वाली बात करूं तो जहां वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था वहां आप सीधा देख लेते थे कि 0,b होगा ये वाला पॉइंट। यहां पे अब हम 0,b मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम x को 0 रखें तो y अगेन प्लस माइनस b आ रहा है, मतलब कि यहां पे 0,b एग्जिस्ट करेगा, और सॉरी x को हम 0 रखें तो y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y² इज इक्वल टू -b² हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ये 0,b और 0,-b जिसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं
पहले माइनर एक्सिस था, अब कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस बनाने वाले हैं, वो b कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो अभी के लिए हमने कहा कि हम ये इक्वेशन देख करके बता दे रहे हैं कि 0, b और 0, -b क्या होंगे, ठीक है। ऑल्दो इसको भी हम आगे ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकली कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे इलिप्स के लिए बात करें तो इलिप्स सीधा बनाते ही समय हमें पता चल जाता था कि वाई एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं हाइपरबोला की, तो यहाँ पे तो इस जोन में कुछ है ही नहीं पॉइंट, तो ये 0, b 0, -b कैसे डिटरमाइन होगा ये हम आगे देखेंगे जब हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला वगैरह के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फोकाई के बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपकी, जैसे फोकस तो हमने चलिए लिख लिया एक बार को, फोकाई क्या है आपकी, फोकाई है +- AE, 0, ठीक है, AE, 0 और -AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जैसे पहले हुआ करती थी, x = +- A/E, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे E आपका कैसा है, 1 से बड़ा है, तो E जब 1 से बड़ा है, ठीक है, तो A × E मतलब A × E, A को पॉजिटिव मान रहे थे ना हम, तो अगर हम AE, 0 की बात करें तो वो A से बड़ा आएगा, है ना, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको राइट साइड में बनाया है AE को। और इसी तरीके से -A को अगर हम 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A और ज्यादा निगेटिव कर देगा ना, तो और उसको हमने लेफ्ट साइड में ही बनाया है, ठीक है। अब अगर A/E की बात करें, +A/E की सबसे पहले, तो A को आप 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, तो अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं आएगा बीच में, क्योंकि A से कुछ छोटा है, पॉजिटिव तो है, A को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, A से कुछ छोटा है, लेकिन चूंकि हम मतलब ऐसा हो रहा था कि A/E है ना, तो A को हम 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए ये क्वांटिटी आपकी A से छोटी हो जा रही थी, ठीक है। तो ऐसा रहा, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इस तरीके का आएगा, है ना। V1 आपका ये वाला पॉइंट है और ये रही आपकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ जाएगी x = +A/E, और सिमिलरली आप भी देखो यहाँ पे, ये देखो -A/E, इस तरीके का टर्म बन जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या है, x = +-A/E, ठीक है। कहां पे लाई कर रही है, तो ये हाइपरबोला के बाहर, हाइपरबोला का जोन कौन सा है, इधर वाला जोन है, इधर वाला जोन है, ये हाइपरबोला के बाहर में आपके डायरेक्ट्रिक्स लाई कर रही हैं, ठीक है। अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होता है, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे, है ना, तो उसमें तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप समझ ही सकते हो, A/E, 0 -A/E, 0, ठीक है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो दैट इज +-A/E, 0, ऐसी कोई कठिन बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई हमारी, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस तो हमने लिख ली, लेकिन ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वही जो मेजर और माइनर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते थे, उसको बोलते थे सेंटर, इसको ही बोलेंगे सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास सेंटर। सेंटर क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात की जाए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू 2a, कौन सी डिस्टेंस है, दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ CA दैट विल बी इक्वल टू 2b, ठीक है। ज्योमेट्रिकली क्या है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये TA और CA के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब अगली लेंथ और क्या हो जाती है आपके पास, एक लेटस रेक्टम की लेंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो लेटस रेक्टम के लिए जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी होगा, ये होता है आपका लेटस रेक्टम। और जैसे इलिप्स में भी अगर देखें तो ये पॉइंट क्या आते थे, AE, B²/A, यहाँ पे भी AE, -B²/A, और सिमिलरली इधर भी -AE, B²/A, और नीचे हो जाएगा -AE, -B²/A। तो अगर हम कहें कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b²/A, हो गया दोनों के बीच की डिस्टेंस। और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू +-AE,
प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सारे कॉम्बिनेशन है ना, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सारे कॉम्बिनेशन जो है आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसेंट्रिसिटी की बात कर लें। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अब यहाँ पे थोड़ा चेंज्ड है, ठीक है, और उतना ही चेंज है जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख करके आ जाएंगे। तो इलिप्स में आप क्या लिखते थे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखते थे। यहां पे आप लिख दो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस। ठीक है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसी को एक आध फॉर्म में और भी याद रख लेना आप, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, या फिर ऐसे कह लीजिए ए स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो फॉर्म्स आप मेनली याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी को यूज करने के लिए, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अलग अलग मिलते रहेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज में आते रहेंगे। तो इसेंट्रिसिटी आपको ये दोनों फॉर्मूले बता गई। और इसके अलावा अगर देखा जाए इसेंट्रिसिटी में, हाँ एक तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम इलिप्स पढ़ करके आते हैं तो हमें यहाँ पे भी लगता है कि हमारे पास जैसे वहां पे था कि a ग्रेटर देन b के लिए अलग केस हो जाता था और a अगर हमारा लेस देन b है तो अलग केस हो जाता था, है ना। वर्टिकल इलिप्स हो जाता था और एक बार हॉरिजॉन्टल इलिप्स या स्टैंडर्ड इलिप्स होता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा a बड़ा है या b बड़ा है। इस यहाँ पे मैटर क्या करेगा कि पहले y आया है या फिर पहले x आया है, y स्क्वायर पहले है या फिर x स्क्वायर पहले है, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पे बिल्कुल इस पे हाइपरबोला के अंदर सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि ये कंफ्यूजन अवॉइड करना कि a ग्रेटर देन b है या फिर a लेस देन b है, इस बात का कोई फर्क हाइपरबोला के अंदर नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हाइपरबोला अपना अगर इस तरीके का बना हुआ है तो अब ऐसा ऐसा बनने लगेगा। ठीक है, ए बी में कौन बड़ा है इसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये बात को भी आप एक बार को पॉज करो वीडियो और लिख लो कि ए और बी में से कौन बड़ा है, इसका हमें कोई भी फर्क हाइपरबोला के केस में नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपकी सेम ही रहती हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो हाइपरबोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट whether a is greater than b or less than b। ठीक है, किससे फर्क पड़ेगा, वो भी पॉसिबिलिटी है कि ये हाइपरबोला अगर आपका एक तरीके से कह लीजिए 90 डिग्री से रोटेट हो जाए, तो वो कब होगा, उस समय हमारा y पहले आएगा और x बाद में आएगा और राइट साइड में आपके पास +1 रहेगा। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस की हम बात करेंगे जब, तब ऐसा केस मतलब रोटेटेड वाला, या फिर कह लीजिए अगर आप इसको वर्टिकल हाइपरबोला बोलते हो तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, या फिर जो भी कहना चाहो, वो रोटेटेड हाइपरबोला का कंसेप्ट तब आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ए बी से बड़ा है या छोटा है, इस बात का हाइपरबोला में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ और भी टर्म्स देखते हैं हम, जैसे ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था, जो पहले होता था वही अभी भी है। ठीक है, क्या होता था कि हम एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टाइसेस को डायमीटर लेकर के, है ना, उस पूरे सेगमेंट को डायमीटर लेकर के और एक सर्कल ड्रॉ करते थे और उस सर्कल को अपन ऑक्सिलरी सर्कल बोलते थे। अभी भी वही करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, ये है एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टाइसेस और इनको अगर आप डायमीट्रिकली एंड पॉइंट्स लेकर के एक सर्कल क्रिएट करते हो, है ना, इलिप्स जैसा बन गया है लेकिन ये है सर्कल। ठीक है, तो -a,0 और a,0 को अगर आप सेंटर लेकर के डायमीटर लेकर के इनफैक्ट एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टर्म ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, जो पहले होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर ऐसा कह लीजिए कि सर्कल ड्रॉन ऑन vertices as end points of diameter। ठीक है,
इनको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मान करके अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया वर्टाइसेस को, ठीक है, हमने एंड पॉइंट्स माना और उसको लेकर के उसको डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस लेनी है और जो सेंटर था इलिप्स का, सॉरी हाइपरबोला का, वही सेंटर हमें भी फॉलो करना है। तो अगर वो सेंटर ले लें हम और, ठीक है, हाइपरबोला का सेंटर ले लें और सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ले लें रेडियस, तो हमारे पास जो सर्कल ड्रॉ होगा दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट। तो इलिप्स में पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता था, वहां होता था a cos थीटा b sin थीटा। और यहां पे तो हमें किसकी बात करनी है, यहां पे हमें बात करनी है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की। तो cos sin थोड़ी लगाएंगे, ठीक है, यहां पे तो 1 लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये sec स्क्वायर हो जाए, ये tan स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पैरामीट्रिक पॉइंट लिया गया है वो क्या लेते हैं हम, a sec थीटा और b tan थीटा। ठीक है, अगर आप देखें थीटा, आपने देखा होगा कि थीटा क्या होता है ना, इलिप्स के केस में, और वो a cos थीटा b sin थीटा कैसे जनरेट कराता है ये आप समझते हैं। अभी हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं कि हाइपरबोला में कैसे ये थीटा क्या है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इलिप्स के बारे में आपको पता है, अगर आप हाइपरबोला में उसी तरीके से समझने की कोशिश करें ये थीटा कौन सा है और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वॉल्व है। ठीक है, मे भी बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अपन देख लेते हैं एक बार को, ज्यादा भी बहुत ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाइपरबोला मैंने बना दिया, ठीक है, और ये रहा मेरा ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो अब एक काम करिए, आप ऑक्सिलरी सर्कल का कोई भी एक पॉइंट उठाइए, ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए। ठीक है, तो आप देखो जरा, अगर मान लो मैंने ये पॉइंट लिया और इस पे टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, सो बियर विद मी। ये P पॉइंट है मान लीजिए आपका, है ना, इस P पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा। अब आप देखो एक चीज कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये वाली लेंथ तो भाई a ही होगी ना, जो रेडियस है ऑक्सिलरी सर्कल का, तो ये a होगी, ये आपका 90 डिग्री है ना। अच्छा, ये इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा। ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई पॉइंट P लिया और उस पे टेंजेंट खींच दिया, ये P पॉइंट जो हमारा सेंटर के साथ एंगल बना रहा था उसको मैंने बोला CP के एंगल को, जो मेजर एक्सिस के साथ या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ बन रहा था उसको थीटा बोल दिया। तो अगर ये A है तो आपके पास ये सोचिए कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी आएगी, ये A है 90 डिग्री, यहां थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, A sec थीटा होगा कि नहीं, ये A sec थीटा होगा। अच्छा, A sec थीटा तक आप पहुंच गए। अब आप देखो कि अगर A sec थीटा आप यूज करते हो तो x की जगह अगर मैं A sec थीटा रख दूं तो y मुझे क्या मिलेगा, B tan थीटा। मतलब अगर मैं इसी A sec थीटा से ऊपर चला जाऊं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, इस x के करस्पॉन्डिंग y खोजने के लिए मैं कर्व पे चला जाऊं, क्या किया मैं, ये पॉइंट A sec थीटा कॉमा 0 है, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है, A sec थीटा कॉमा 0 है कि नहीं है। अब अगर इसी x के करस्पॉन्डिंग y खोजने में कर्व पे चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, y B tan थीटा मिलेगा, और इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A sec थीटा कॉमा B tan थीटा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर हम कहें कि इस थीटा के ये पॉइंट जो है A sec थीटा B tan थीटा, उसमें थीटा कहाँ दिखेगा, तो थीटा हमें यहां दिखेगा। तो थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज्यादा हैं। पिछली बार तो क्या था इलिप्स के केस में कि आपने सीधा सीधा वो पॉइंट मार्क किया और पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपके पास रिजल्ट मिल जाता था कि A cos थीटा B sin थीटा कौन सा है, और साथ में थीटा भी आपको दिख रहा होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स हैं। वो क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट वगैरह खींच करके हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे थे तो आपको पता था ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्ट लिया। हमारे पास ये भी चॉइस थी कि हम नीचे चले आए,
ए सेक थीटा बी टेन थीटा, जैसे ऊपर गए हो तुम चाहो तो नीचे भी आ सकते थे, ऐसा थोड़ी ना ऊपर ही जाना है, नीचे भी आना ही है। ये वाला पॉइंट मिलता ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, तो वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे थे हम। थीटा अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का लोगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट मार्क करना चाहिए जिसका एक्स और वाई दोनों ही कैसे हो, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए, आप अगर मान लीजिए आप यहां पे थीटा लेते, ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने ऐसा बोला और ये पूरा मैंने लिया मान लीजिए थीटा, ठीक है, तो थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता, ठीक है, आप इस बार लेते, इसको पूरे को थीटा लेते, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी निगेटिव है ना, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो अब अगर हम करेंगे काम कि हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट खोजना है तो कैसे करेंगे हम, इसको हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट मान लीजिए आपने खींच ली, यहां तक तो पहुंच गए आप, लेकिन अब यहां से ऊपर जाए या नीचे जाए तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए ना जिससे कि ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, तो वो कहां मिलेगा हमें, वो तो हमें नीचे ही मिलेगा। तो इसके लिए हम कहां पे चले जाएंगे, नीचे वाली ब्रांच पे चले जाएंगे। तो जब आपका ये पॉइंट अगर आप पी डैश लेते हो तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां पे अकर होगा, यहां पे, ठीक है, उस समय ये आपका ए सेक थीटा बी टेन थीटा होगा। तो थोड़ा सा ये ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, इलिप्स के कंपैरिजन में, पता है, देख लिया एक बार को हमने, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल शायद ही होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल और उसकी हेल्प से जो हम पैरामीट्रिक पॉइंट एक बार को बना रहे हैं उसका डिस्कशन यहां पे ओवर हुआ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस। ये क्या होता था, किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट लेते हो P, है ना, ये पॉइंट मान लीजिए P लिया, तो इस पॉइंट की फोकस S1 से डिस्टेंस कितनी होगी, इसके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है, या फिर S2 से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। तो फोकल डिस्टेंसेस के बारे में अगर हम देखें तो हम कैसे निकालते थे, आपने इलिप्स में भी निकाल रखा है, आपने पैराबोला में भी निकाल रखा है, तो आप फिर से देखिए एक बार, PS1, ठीक है, ये हाइपरबोला के लिए आप इस डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इधर, तो ये पॉइंट मैं L1 मान लेता हूं, है ना, तो PS1 अपॉन PL1, है ना, ये रेशियो कितना होगा, यही तो डेफिनेशन होती है इसेंट्रिसिटी की। तो यहां पे हमने फिर से वही प्रोसेस जो आपने पहले किया होगा, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं, PS1 अपॉन PL1, है ना, PS1 अपॉन PL1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, E के बराबर आएगी, इसेंट्रिसिटी E के बराबर। अब PS1 की बात करें तो PS1 आपका कितना है, वही तो निकालना है, सॉरी, PL1 कितना है, तो PL1 आप देखिए यहां पे ये A ही था, सॉरी, ये A बाई E है, x इज इक्वल टू प्लस A बाई E, और P के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं कुछ XP, YP, ऐसा कुछ XP, YP मान लेता हूं, ठीक है। तो आप बताओ कि PL1 कितना है, तो PL1 की अगर हम बात करें तो PL1 इज इक्वल टू, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो XP माइनस A बाई E, यही होगा, है ना भाई, XP बाई P से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, XP माइनस A बाई E, तो ये आपके पास PL1 है XP माइनस A बाई E, ठीक है, और PS1 की वैल्यू कितनी हो गई, E इंटू PL1, तो E इंटू XP माइनस A बाई E, तो यहां से ये मिल गया EXP माइनस A, ठीक है, ये आपका PS1 हुआ। इसके बाद देखिए PS1 तो आपने निकाल लिया, फिर अगर आप मान लीजिए PS2 निकालने जाओ, तो PS2 निकालने जाओगे तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं मान लो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए जा रहा हूं, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर भी किस पे ड्रॉप करना चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर भी इस पे ड्रॉप करना चाहिए, है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे दूसरे वाली फोकस से देखना हो तो PS2 अपॉन फिर PL2 आएगा, रेशियो तो E ही रहेगा। अब आप देखो PS2 आपको नहीं पता, E इंटू PL2, है ना, ये PL2 कितना होगा, तो यहां XP था और ये लाइन है x इज इक्वल टू माइनस A बाई, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, A बाई इधर और XP इधर, तो A बाई E प्लस XP, तो ये हो गया आपका E इंटू A बाई E प्लस XP, तो ये लेंथ आ गई आपके पास A प्लस EXP, ठीक है।
तो ये ई एक्स पी प्लस ए, ये हो गया ई एक्स पी माइनस ए। ठीक है, अब इसको मॉड में डाल दें ऐसा कुछ। ठीक है, तो a प्लस ई एक्स पी और e इंटू एक्स पी माइनस ए, ये मॉड वगैरह इसलिए लगा दिया क्योंकि इधर हम करेंगे तो एक्स पी वगैरह निगेटिव भी आएंगे, है ना। तो ई एक्स पी माइनस ए और ई एक्स पी प्लस ए, ये दोनों हमारे पास डिस्टेंसेस हो गई। और अगर देखा जाए तो ये PS1, जब आपने इलिप्स के लिए देखा था तो PS1 और PS2 का सम करते थे और वो सम आता था 2a। लेकिन इस बार क्या होगा, जब आप PS1 और PS2 का, है ना, डिफरेंस लो, अगर PS1 माइनस PS2 का अगर आप डिफरेंस लो, मतलब मॉड, तो वो वैल्यू कितनी होगी, एक EXP माइनस ए है, एक EXP प्लस ए है, तो दिस विल गिव यू 2a। ठीक है, तो PS1 माइनस PS2 विल बी इक्वल टू 2a। इन दोनों का जो डिफरेंस है, फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, वो 2a के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो जैसे इलिप्स के लिए आपने डिफाइन किया था कि इलिप्स एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जो कि दो फिक्स पॉइंट से कुछ इस तरीके से मूव करता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी होती थी, 2a के बराबर होती थी। इस बार अब ये एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है हाइपरबोला जो कि दो फिक्स पॉइंट्स दैट इज S1 एंड S2, उन दोनों से जो डिस्टेंसेस हैं उस मूविंग पॉइंट की, उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो डिफरेंस कितने के बराबर होता है, आपका 2a के बराबर होता है। पिछली बार इसको मेजर एक्सिस बोलते थे, इस बार बोलेंगे दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये फोकल डिस्टेंस रहा। अब हम इसके बेसिस पे अपनी हाइपरबोला की एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक डेफिनेशन तो आपके पास है कि PS/PL आपका कैसा होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी जो होती है 1 से बड़ी होती है। और दूसरी डेफिनेशन यहां से हम एक ज्योमेट्रिकली लेंथ के बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ये जो हमने डिफरेंस वाली चीज निकाली, इसके बेसिस पे हम एक पूरा केस क्रिएट कर सकते हैं। केस क्या क्रिएट कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस में भी आपके यूज होगा, क्या है कि इफ P is a moving point, ठीक है, P is a moving point, ठीक है, इलिप्स में भी ऐसा केस क्रिएट किया जा सकता है। यहां पे भी देखिए, P is a moving point P is a moving point and A and B are given fixed points, ठीक है, P आपका मूविंग है और A और B आपके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, such that PA माइनस PB मॉड, या फिर PA डिफरेंस PB कह लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू K। ठीक है, PA माइनस PB इज इक्वल टू K एंड K इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, देन लोकस ऑफ P। तो बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हो क्या, इलिप्स पढ़ने के बाद भी, कि लोकस ऑफ P विल बी अ हाइपरबोला। अगर ऐसा कह रहे हो तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। लोकस ऑफ P आपका डायरेक्टली हाइपरबोला नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको फील आ रही होगी कि PA माइनस PB, मतलब डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, लेकिन कांस्टेंट के बराबर हो जाने से ही सिर्फ वो हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप कहोगे कि सर जी अभी पिछली बार तो अभी लास्ट स्लाइड में आपने यही डिस्कस किया कि डिफरेंस आपका कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि K के बारे में हमें नहीं पता। आइए देखिए कैसी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखो, ये आप मान लेते हो कि ये फिक्स पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, A और B फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, एक लाइन के थ्रू उनको ज्वाइन कर दिया। अब हमने कहा कि P पॉइंट सपोज आपका यहां पे लाई करता है, ठीक है, हाइपरबोला के लिए अगर हम P पॉइंट गेस करना चाहते हैं तो P पॉइंट कहां पे होना चाहिए, P पॉइंट के थ्रू एक ट्रायंगल तो बनना चाहिए ना। हाइपरबोला भाई P पॉइंट यहां वाला जो है, अगर मान लीजिए इसी को रेफरेंस में लूं तो PS1 और PS2 के साथ एक ट्रायंगल तो बनेगा ना। और ट्रायंगल के लिए तो हमें यह पता होता है कि ये जो ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। मतलब मॉड ऑफ PA माइनस PB जो है आपका, इस केस की अगर मैं बात करूं, लेस देन AB, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला के लिए P वाले ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए ना, ऐसे बहुत सारे P मिलने चाहिए, वही सब तो मिलके हाइपरबोला बनाएंगे। तो P जो मूविंग पॉइंट है
वो हाइपरबोला के पॉइंट्स को कब कवर करेगा, जब P के थ्रू कम से कम ट्रायंगल तो बना पाओ। ट्रायंगल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये PA माइनस PB आपका AB से छोटा होना चाहिए, मतलब कि K आपका लेस देन AB होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन हुई, पहली कंडीशन देखिए, अगर आपका ये जो K लिखा हुआ है वो AB से छोटा है तब हम कहेंगे कि हाइपरबोला बनेगा। तो इफ दिस K इज लेस देन AB देन लोकस of P is hyperbola। ठीक है, दूसरा, अगर K आपका AB के बराबर है तब क्या होगा, तो K अगर आपका AB के बराबर है उस सिनेरियो में बताइए कहां पे P एग्जिस्ट कर सकता है। K के बारे में सोचो, अगर K आपका AB के बराबर है तो यहां पे थोड़ी ना बनाओगे, यहां पे हवा में थोड़ी ना P बना सकते हैं, क्योंकि फिर तो ट्रायंगल बनना चाहिए और ट्रायंगल बनने के लिए ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि PA माइनस PB AB के बराबर हो जाए। तो कैसे ऐसा होगा, ये तभी केवल पॉसिबल है जबकि हम P अगर मान लीजिए यहां पे लेते हैं, ये सपोज P लेते हैं, तो PA और PB का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, AB के बराबर हो गया। या फिर P हम यहां पे लें तब भी देखिए PA और PB का जो डिफरेंस है वो कैसा हो गया, AB के बराबर हो गया, है कि नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाला केस ये है, यहां पे इधर लाई कर सकता है। अच्छा सोचो अगर बीच में लाई कर जाए तब तो भाई PA और PB का डिफरेंस AB के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा, उनका सम AB के बराबर होगा, PA और PB का सम AB के बराबर होगा। PA माइनस PB थोड़ी ना, PA डिफरेंस PB AB के बराबर तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर K आपका AB के बराबर है देन लोकस ऑफ P कह लीजिए, लोकस ऑफ P इज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन AB एक्सेप्ट सेगमेंट AB। ठीक है, इज स्ट्रेट लाइन AB एक्सेप्ट, कौन से पार्ट को छोड़ना है हमें, बीच वाले पोर्शन को छोड़ देना है ना, एक्सेप्ट सेगमेंट AB। ये बात ठीक थी। और अगर ये बात ठीक है तो तीसरी पार्ट भी आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका K AB से बड़ा हो गया तब, अगर K आपका AB से बड़ा हो गया तब क्या होगा, तो K AB से अगर बड़ा हो गया तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता कि आपका डिफरेंस जो है PA माइनस PB वो आपका AB से बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब ट्रायंगल का केस बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया, जब PAB मिलकर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे वो केस हमने डिस्कस कर लिया। कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं मिला कि PA और PB का डिफरेंस आपका AB से बड़ा हो जाए, और इसलिए हम कहेंगे कि नो सच P एग्जिस्ट, नो सच P एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक दो चीजें और कवर कर ले, फिर इसी से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे, और ऐसा सवाल आपने इलिप्स में भी देखा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो फोकल डिस्टेंसेस आपने लिखी, क्या क्या लिखी थी, मॉड ऑफ EXP प्लस ए, मॉड ऑफ EXP माइनस ए, वो फोकल डिस्टेंसेस आपको याद रखनी है। अगर वो याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हाइपरबोला में कहें, पैराबोला में भी होता था a प्लस XP, और इलिप्स में बात करें तो a प्लस EXP, a माइनस EXP। ये सारे फोकल डिस्टेंसेस वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आपने अगर पहले याद रखा है पैराबोला और इलिप्स में, तो हाइपरबोला में भी उसे याद रखिए। नेक्स्ट अपन इस हाइपरबोला की बात करते हैं, जो हमने पहले कहा था। ठीक है, ठीक ठाक इंतजार हो गया इसके लिए। वाई स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में है। अच्छा, ऐसा ना रहे कि इधर -1 लिखा रहे। ठीक है, -1 लिखा रहेगा तो इफेक्टिवली वो वही पुरानी चीज ही है, एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पुरानी चीजें ही है। ठीक है, तो इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, जब यहाँ राइट साइड आपका प्लस है तब भी यहाँ पे पहले y लिखा है बाद में x लिखा है। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट यहाँ पे ये आएगा कि जब आप x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, प्लस माइनस अल्फा। तो आपको यहां से ये भी पता चलेगा कि अगर इसका हम डायग्राम के बारे में सोचें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। और यहां से क्या पता चलता है, ये क्वांटिटी आपकी हमेशा 1 से या 1 से बड़ी है, तो y स्क्वायर आपका अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर से बड़ा है। तो इसका मतलब y की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, अल्फा से बड़ी या फिर माइनस अल्फा से छोटी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए भी देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है,
तो इसके लिए भी वैसे ही दो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेंगे। एसिम्पटोट्स अभी भी पहले की तरह ही ठीक है, पहले होते थे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी एक वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे इसके लिए क्या, वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसके दो पार्ट्स हैं, क्या है वाई बाई अल्फा प्लस एक्स बाई बीटा और एक है वाई बाई अल्फा माइनस एक्स बाई बीटा। तो ये है आपका वाई बाई अल्फा माइनस एक्स बाई बीटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा वाई बाई अल्फा प्लस एक्स बाई बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी दो मतलब एसिम्पटोट्स हो गई। अब हमने अभी कहा कि y की वैल्यूज कैसी पॉसिबल है, तो या तो अल्फा से बड़ी या तो माइनस अल्फा से छोटी। कंसीडरिंग अल्फा इज पॉजिटिव वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज कुछ इस तरीके का, है ना। और ऐसे ही y की वैल्यू जैसे पिछली बार था x पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि x आपका कैसा होगा, x आपका अल्फा से बड़ा या फिर माइनस x आपका a से बड़ा या फिर माइनस a से छोटा होगा। वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यूज आपकी अल्फा से ऊपर ऊपर, है ना, या फिर माइनस अल्फा से नीचे नीचे होंगी, ठीक है। और एसिम्पटोट वही कंसेप्ट, जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे ये चीज आपको मतलब डिस्टेंसेस इनके बीच कम होते जाएंगे और कम होते होते कभी हो सकता है 0 भी हो जाए, ठीक है। अब इस डायग्राम के लिए अगर कहा जाए तो इस डायग्राम के लिए हमारे पास फॉर्मूले क्या है, तो फॉर्मूले बिल्कुल उसी तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि अल्फा बड़ा है या बीटा। पहले ही मैंने कहा मैटर ये करता है कि पहले एक्स स्क्वायर लिखा है या वाई स्क्वायर लिखा है, बस, ठीक है। तो यही डायग्राम बनेगा इररिस्पेक्टिव अल्फा बीटा से बड़ा हो या फिर छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम हमारा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ हम टर्म्स अपने देख लेते हैं, जैसे इसेंट्रिसिटी है तो ई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ई स्क्वायर हमने अभी क्या बोला था, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी आप क्या लिख दो, 1 प्लस, वहां पे क्या करते थे दूसरा वाला अपॉन पहला वाला, बी बाद में आता था ए पहले आता था, तो वैसे यहां पे लिख दो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपके पास आ गई। फोकस की बात करें, ठीक है, फोकाई S1 S2, ठीक है। तो फोकाई आपके पास मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये 0 कॉमा अल्फा ई और ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस अल्फा ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 प्लस माइनस अल्फा ई, है ना। और इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी मान लीजिए ये इस तरीके की आ गई, ठीक है। ज्यादा करीब आ गए अपन, थोड़ा नीचे से खींच देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, डायरेक्ट्रिक्स आपका ये d1 रहा और सिमिलरली आपका इधर से मान लीजिए d2 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी जो d1 और d2 है ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई ई, है ना। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बाई ई, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू अल्फा बाई, नीचे वाला हो जाएगा माइनस अल्फा बाई, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल समझ सकते हो कि अब इसे मतलब 0 कॉमा अल्फा और 0 कॉमा माइनस अल्फा, इनको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट लेकर के हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम ऑक्सिलरी सर्कल की बात करें, ऑक्सिलरी सर्कल, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना, ऑक्सिलरी सर्कल भी लिख ही लिया हमने, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी पहले क्या होता था 2b स्क्वायर बाई ए, मतलब 2 इंटू बाद वाले का स्क्वायर बाई ए, यही होता था। अभी भी वही होगा, 2 बाद वाले का स्क्वायर बाई ए, मतलब 2 बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहले वाला, 2 बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। अगर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, एंड्स ऑफ तो दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे अल्फा ई तो फिक्स रहेगा, है ना। तो आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा ई प्लस माइनस, ये आपके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएंगे, ठीक है।
फोकल डिस्टेंसेस आप निकाल सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से, PS1 अपॉन PL1, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लिया, अगर मान लीजिए यही ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां से आप अगर इस फोकस की डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट की अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है ना, ये सपोज S1, ये मान लीजिए आपका S2, तो PS1, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए बेहतर रहता है कि हम क्या कर लें, ये वाली मेजर कर लें और दोनों का रेशियो E के बराबर। तो फॉर फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे PS1 अपॉन PD1 इज इक्वल टू E होगा। PS1 आपको नहीं पता है, PD1 आपको पता है। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप ले लेते हो XP, YP, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, YP माइनस अल्फा बाई, यही हुआ ना। तो PS1 आपके पास कितना आएगा, E इंटू PD1, और PD1 कितना है आपका, मॉड ऑफ YP माइनस अल्फा बाई E, है ना। बल्कि आप इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो मॉड ऑफ EYP माइनस अल्फा, ठीक है। तो PS1 आपका EYP माइनस अल्फा आया। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा कितना आ जाएगा, EYP प्लस अल्फा। तो PS2 की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, EYP प्लस अल्फा, ठीक है। ये आपके फोकल डिस्टेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने अदर हाइपरबोला के टर्मिनोलॉजीज को समझा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना एक टॉपिक बीच में हमने स्किप किया था, वो क्या था कि B का डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, B क्या है। तो B क्या है वो अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या था, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और इसके लिए जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आते थे वो क्या थे, x बाई ए माइनस वाई बाई, सॉरी ये प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला था आपका x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो इसी का एक काउंटर पार्ट एक तरीके से कह लीजिए है, ठीक है, जो कि सेम एसिम्प्टोट्स को, सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को शेयर करता है। एक ऐसा हाइपरबोला जो कि ये जिसकी एसिम्प्टोट्स भी यही हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, जिसकी एसिम्प्टोट्स यही हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। और वो कैसा होगा देख लीजिए आप। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस इसी को पलट के लिख दीजिए, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान रहे यहां पॉजिटिव है, वाई पहले आ गया, तो मतलब अभी जो हमने लास्ट केस अदर हाइपरबोला जैसा डिस्कस किया उस अदर हाइपरबोला के फॉर्म का होगा। और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बने। अब आपको यहां दिखेगा 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको इधर भी दिख जाएगा 0, -b, ठीक है। तो ये आपका अदर हाइपरबोला के लिए हो गया, मतलब ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वहां से आपका b और -b डिटरमाइन होकर के आता है, ठीक है। तो जो पहले b और -b आपको डायरेक्टली हाइपरबोला में नहीं दिखता था, वो कहां से डिटरमाइन हो रहा है, अपना एक तरीके से कॉन्जुगेट हाइपरबोला के थ्रू। तो जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास हाइपरबोला की थी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स रहेंगी, ठीक है। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इसके लिए देखें तो दैट आर सेम, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, वाई स्क्वायर अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चाहे ऐसे लिखो या फिर इसी को लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कोई फर्क है क्या, नहीं ना। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपकी सेम रहती हैं, तो दिस शेयर सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शेयर, ठीक है, मतलब हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ओके। और क्या चीजें हम यहां पे दिखा सकते हैं, एक इसेंट्रिसिटी में रिलेशन देखिए। इसेंट्रिसिटी में अगर मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो दैट वाज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, और अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए क्या आएगा, 1 प्लस
दूसरा वाला अपॉन पहला वाला, यही था ना, दूसरा वाला ए स्क्वायर अपॉन पहला वाला, ठीक है, यही करते थे इस वाले हाइपरबोला के लिए, दूसरा वाला अपॉन पहला वाला, जैसे यहां था बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, ऐसे यहां पे दूसरा ए है पहला बी है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो आपका हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एक बार को दिख कर मतलब निकल करके तो आई। अब इनमें अगर हम देखें तो आप इसको बोल दो 1 अपॉन ई हाइपरबोला इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ठीक है। और यहां पे ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड कर दें तो 1 अपॉन ई हाइपरबोला स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर हो गया। तो यहां से आपको ये रिलेशन याद रखना है, ई हाइपरबोला और ई कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, के स्क्वायर्स का सम रेसिप्रोकल्स में 1 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखना, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स रहे, ठीक है। ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इंक्लाइंड इलिप्स या इंक्लाइंड हाइपरबोला, इन सब की केसेस तो जेई पूछता नहीं है नॉर्मली, बट थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में ही शिफ्टिंग को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। एक और पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला को मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन, -1 उधर कर दिया, एक्स स्क्वायर पहले ला दिया, है ना। और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, तीनों को अगर हम देखें तो हम क्या यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों क्या डिफरेंस क्या है तीनों में, इक्वेशंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक जगह 1 लिखा है, एक जगह -1 लिखा है, एक जगह 0 लिखा है। मतलब क्या डिफर कर रहा है इनमें, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर कर रही है और कुछ भी डिफर नहीं कर रहा, ठीक है। तीनों में सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर कर रही है और कुछ भी डिफर नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, कैसा भी हाइपरबोला हो, ठीक है, वो इस तरीके का हो, टिल्टेड हो, इंक्लाइंड हो, शिफ्टेड हो, जैसा मन वैसा हो, लेकिन हम कहें कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अगर इसके लिए कहें इक्वेशंस डिफर इन कांस्टेंट ओनली, ठीक है, केवल कांस्टेंट बदल जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए एक सेकेंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन है, वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला की इक्वेशन में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि बस वहां पे कांस्टेंट टर्म आपकी बदल गई होगी, लास्ट वाली, है ना, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेंगे, पहले अभी देखिए क्वेश्चन, आप पहले कांसेप्ट समझिए कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये तीनों की इक्वेशन में सिर्फ क्या डिफर करता है, कांस्टेंट टर्म, बाकी सारे कोफिशिएंट्स आपके सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई सब सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ बदलेगा क्या, कांस्टेंट बदलेगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता रहेगा। आप यहां से एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि अगर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है, वो 2 टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। मतलब एक तरीके से देखें तो हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जो कांस्टेंट्स होंगे वो हमेशा एपी में होंगे, है ना, ऐसा ही है, जितना डिफरेंस यहां से यहां है उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में कांस्टेंट कुछ भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है, जितने से इन दोनों का डिफरेंस आएगा उतने ही से कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का भी डिफरेंस आएगा। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये भी है रिजल्ट, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो दैट गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। टिल्टेड वगैरह के केस में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखेंगे इस पे सवाल भी, ठीक है। तो हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये वाली चीज हमने डिटरमाइन कर ली, ठीक है। अब एक आध पॉइंट्स और भी देखते हैं, ये दोनों आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए दोनों रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं F1, इसको मान लेता हूं F2, इसको बोल देता हूं S1, इसको बोल देता हूं S2। S1 आपने ले लिया मान लीजिए AE, 0 और S2 को बोल दिया -AE, 0,
ठीक है। अच्छा ये तो वर्टेक्स था ना, फोकस पे आते हैं ना, फोकस, ये भी आपका फोकस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 0, v, अच्छा ये E2 बोल देता हूं मैं दूसरे वाले हाइपरबोला को, और इसको मैं E1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 0, -b2 होगा। अब जरा एक चीज देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर हम S1 F1 है ना इन सबको ज्वाइन करें, मतलब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं ये इस क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो किसकी बात करने वाले हैं हम, फॉर क्वाड्रिलेटरल। फॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, S1 F1 S2 F2, S1 F1 S2 F2, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा ये सेंटर है, सेंटर आपने O बोल दिया मान लीजिए, या C बोल दिया, जैसा है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये बात क्लियर है क्या कि ये जितनी लेंथ ये आएगी उतनी ही लेंथ ये आएगी, पक्का भाई। S1 F1 जो है कितना आएगा, AE1 स्क्वायर प्लस BE2 स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे यहां पे भी उतना ही आएगा। तो आप समझ सकते हो क्या कि S1 F1 और S1 F2 बराबर होंगे, होंगे। तो अगर इस फोकस के रिस्पेक्ट में ये दोनों बराबर डिस्टेंसेस पे हैं, तो आप यहां से भी देख सकते हो ये भी दोनों तो वही डिस्टेंसेस हैं, कुछ अलग थोड़ी ना, जितना ये है उतना ही ये है ना। सभी आपस में साइड्स कैसी हैं, बराबर ही, ठीक है। तो अगर सभी आपस में बराबर साइड्स हैं तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक रोम्बस है। अच्छा अब रोम्बस में भी देखिए, सिर्फ रोम्बस के अलावा और क्या बोल सकते हैं, रोम्बस के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका अगर OS1 की बात करें, ठीक है, और OF1 की बात करें, जरा इस लेंस को भी समझें अपन कि ये रोम्बस तो हमें दिख गया सबसे पहले, दिस इज अ रोम्बस। अगर हम देखें OS1 और फिर देखते हैं OF1, ठीक है, तो OS1 कितना है, OS1 है आपका AE1 है ना। अच्छा OS1 का स्क्वायर अगर निकालें तो A स्क्वायर E1 स्क्वायर होगा, OF1 का स्क्वायर निकालें तो B स्क्वायर E2 स्क्वायर होगा, है ना। इसका A स्क्वायर के साथ E1 स्क्वायर क्या लिखते हो आप, 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसके लिए आप क्या बोलते हो, इसके लिए आप बोलते हो B स्क्वायर इंटू 1 प्लस A स्क्वायर बाई बेस B स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये लेंथ कितनी आई, ये लेंथ आई आपकी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी आई, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपको पता चल रहा है क्या कि OS1 और OF1 भी आपस में बराबर है, मतलब ये तो आपके बराबर थे ही, है ना, सारी साइड्स। अब ये वाला पोर्शन भी बराबर हो गया, तो अब ये क्या बन गया, एक ऐसा रोम्बस जिसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर लेंथ के हैं, मतलब एक स्क्वायर बन गया या नहीं भाई। ये बाइसेक्ट करता है ना, जितना ये लेंथ होगी उतना ये लेंथ होगी ही होगी, और हमने कहा कि ये लेंथ, ये सारी लेंथ इसके बराबर है, मतलब ये सारे डायगोनल्स भी बराबर है। तो सारे डायगोनल्स अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब कि ये एक रोम्बस का भी स्पेशल केस, मतलब स्क्वायर है। तो यहां से हमें पता चला कि OS1 इज इक्वल टू OF1, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, इतनी बात, ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसको देख लेते हैं। इसी डायग्राम को एक बार अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। यहां पे अगर हमने मान लीजिए कि ये 0, B था और ये था 0, -B, है ना, और ये आपका रहा A, 0 -A, 0। तो आप खुद से सोचो, अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो, है ना, एक लाइन खींचते हैं ऐसी, कौन सी लाइन, 0, B से पास करने वाली, मतलब y इज इक्वल टू B वाली लाइन आपने खींच दी। अब y इक्वल टू B वाली लाइन खींच दी, और अगर आप देखें एसिम्पटोट्स को ये इंटरसेक्ट करेगी, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो y को जब आप B रखोगे तो x आपका ऑब्वियसली कितना आएगा, A आएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका B, A होगा।
फिर आप देखिए, अगर आप इसी को बढ़ा करके यहां तक लेते आते हैं, भाई ऐसा ही होगा ना भाई, ये तो खुद ही क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, y की वैल्यू b है तो x a है ना, और ये तो a, 0 रहेगा ही रहेगा, होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखें y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, x वाली लाइन है, y को आपने b लिख दिया तो x कितना आएगा आपका माइनस ए आएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका माइनस ए कॉमा बी, ये आपका माइनस ए कॉमा 0, माइनस ए कॉमा 0, ये आपका रहा। सिमिलरली आपके पास नीचे भी वैसा ही कुछ होगा, है ना, मतलब सही से नहीं बनाया बट ठीक है ना। चलिए ऊपर वाले हिस्से को ही समझते हैं, नीचे वाला डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है। वैसा ही जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे भी आएगा, आप समझ सकते हो इतना, ठीक है। तो आपके पास देखिए कि अगर मैं इस पोर्शन में देखूं तो जैसा भाई सिमेट्रिक डायग्राम है ना, जैसा ओरिजिन के ऊपर है वैसा ही ओरिजिन के नीचे है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि ये A है, ये B है, और ये एंगल थीटा बोल दिया जाए, थीटा तो ये भी होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, थीटा जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे भी बनेगा। एसिम्प्टोट्स की एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a, यही है। तो अगर आप यहां से देखें तो आपको पता चलता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि tan थीटा आपका b बाई a के बराबर है ना। इससे आप इसेंट्रिसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हो। वो क्या था, इसेंट्रिसिटी क्या थी आपकी, अगर हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी की बात करें तो दैट वाज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही था। तो b बाई ए आपने tan थीटा बोल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका मतलब ई हाइपरबोला कितना आ जाएगा आपका, ई हाइपरबोला इज इक्वल टू मॉड ऑफ सेक थीटा, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि भाई पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच कितने क्या एंगल्स थे, तो ये जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है उनके बीच का एंगल था ये पूरा 2 थीटा, है ना। अगर यहां 2 थीटा था तो दूसरे हिस्से में कितना बचेगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। भाई यहां 2 थीटा था तो इधर कितना बचेगा, 180 माइनस 2 थीटा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में हाइपरबोला बना, 2 पार्ट में कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना, ठीक है। अब हाइपरबोला के लिए अगर हम देखें, अगर इस पार्ट को हम थीटा लेते हैं, ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हमने थीटा लिया मतलब 2 थीटा, तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा और इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, सेक थीटा के बराबर होगी। अगर आप इसको थीटा लेते हो तो आपको कॉन्जुगेट वाले के लिए हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको अगर 2 थीटा लिया तो आपके पास हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है, मॉड ऑफ सेक थीटा। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ सेक थीटा। थीटा आपका ध्यान रहना चाहिए, थीटा इज 2 थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, ओके। 2 थीटा आपका एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल था। अगर ये मतलब 2 थीटा था तो उस हिस्से का हाइपरबोला मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 180 माइनस 2 थीटा लेंगे मतलब इधर वाला एंगल आप लोगे तो इस हिस्से के हाइपरबोला का आपको इसेंट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। तो 2 थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, देन ई हाइपरबोला विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ सेक थीटा, ठीक है। इतनी बात, और ये तो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए, ठीक है। शिफ्टेड है और थोड़ा सा टिल्टेड वाला भी एक केस है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और वहीं से हम फिर अपना कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो हमने आज थ्योरी कवर की है इससे रिलेटेड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो हाइपरबोला से अदर हाइपरबोला हमने बनाया, अदर हाइपरबोला के अलावा कॉन्जुगेट हाइपरबोला और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। ये वाले 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, आपके क्या डिफरेंस है तीनों के इक्वेशंस में। HB प्लस CHB इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, और तीसरी चीज ये मॉड ऑफ सेक थीटा वाली चीज, ठीक है। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि टिल्टेड वगैरह के केस में आपको थोड़ा हेल्प देंगे, ठीक है। ऑल्दो वो सिलेबस में नहीं है बट बेसिक आइडिया उसके बारे में भी हमें रखना चाहिए, अपन उसको भी डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।